नमस्कार। आज हम इस ई लेक्चर में IE 202 का टॉपिक हेवी साइड ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे। हेवी साइड ब्रिज म्यूचुअल इंडक्टेंस को ज्ञात सेल्फ इंडक्टेंस के रूप में मेजर करने के काम में आता है। इसका सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। इसका सर्किट डायग्राम बिल्कुल सिंपल है। जैसा पहले मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज में पढ़ा था, सेम वैसे ही है। यहाँ देख रहे हो ए पॉइंट से एक इंडक्टेंस और लगा हुआ है, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है M। एक म्यूचुअल इंडक्टेंस जो अज्ञात म्यूचुअल इंडक्टेंस है M है। L1 इस म्यूचुअल इंडक्टेंस की सेकेंडरी का सेल्फ इंडक्टेंस है। L2 यहाँ पे ज्ञात सेल्फ इंडक्टेंस है। R1, R2, R3, R4 नॉन इंडक्टिव रजिस्टर्स है। तो जैसा पहले ब्रिजों में पढ़ा था, सेम वैसे ही है। बस इसमें थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इसमें एक म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया M, तो वो मैंने आपको बता दिया। जो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज था, याद रखने के लिए, मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज था, उसके ए पॉइंट से एक कॉइल और बनाइए जो L1 के ऊपर जैसा इसमें बनी हुई है वैसे बनेगी और वो आगे इस सप्लाई से जुड़ जाएगी। ठीक है, तो ये ब्रिज का सर्किट डायग्राम याद रखने के लिए मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज बनाओ और उसके ए पॉइंट से ये इसमें जैसे एक M जो ये बना हुआ है, एक कॉइल बनाते हुए इसको कनेक्ट कर दो। जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा, जैसे पहले पढ़ा था, जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन में होगा तो डी के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। डिटेक्टर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो करंट फ्लो नहीं होने का मतलब बी और डी ब्रांच के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि बी और डी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है। करंट फ्लो होने के लिए आवश्यक जो कंडीशन है वो पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य, दो पॉइंट के बीच में अगर कोई करंट फ्लो होता है तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना ज़रूरी है। अगर दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर रहेंगे तो उनके बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। तो बी और डी पॉइंट के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो ए और बी के बीच में जो I1 करंट फ्लो हो रहा है वही बी और सी के बीच में होगा, और ए और डी के बीच में जो I2 करंट फ्लो हो रहा है वही I2 सी और डी के बीच में होगा। तो बैलेंस कंडीशन में बी और सी के बीच का पोटेंशियल, बी और सी के बीच का वोल्टेज ड्रॉप सी और डी के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। इसलिए I1 R3 इक्वल टू ये I1 R3 इक्वल टू हो जाएगा I2 R4। ठीक है, ये इक्वेशन यहाँ लिख दी। अब देखते हैं बैलेंस कंडीशन की दूसरी इक्वेशन जो आएगी वो ए और बी के बीच का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो ए और डी के बीच के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। तो ए और बी के बीच का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? इसमें यहाँ से ए पॉइंट पे ये M आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो M के अंदर कौन सा करंट फ्लो हो रहा है? I1 I2। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2। यहाँ पे करंट जो फ्लो हो रहा है वो I1 प्लस I2 है, तो ये आ जाएगा I1 प्लस I2 इंटू जे ओमेगा M। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब भी M या L आता है तो उसके साथ में उसको रेजिस्टेंस के रूप में उसको लिखने के लिए ओम यूनिट, उसकी जब ओम में उसकी यूनिट चेंज करेंगे तो उसको लिखेंगे जे ओमेगा M। तो ये जे ओमेगा M आ जाएगा प्लस, और अगर C आता है तो क्या लिखेंगे? 1 जे ओमेगा C। ये हो गया प्लस R1
प्लस जे ओमेगा L1 और इसमें जो करंट फ्लो होगा वो I1 होगा। इधर ऐसे ही ये किसके बराबर हो जाएगा, R2 प्लस जे ओमेगा L2 इंटू I2। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे आगे, तो यहाँ से देखो जो I1 की जो वैल्यू होगी, I1 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो I1 की वैल्यू आ जाएगी I2 R4 अपॉन R3। वो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे I1 की जगह, तो ये आ जाएगा R4 R3 I2 प्लस I2 जे ओमेगा M प्लस I2 R4 अपॉन R3 इंटू R1 प्लस जे ओमेगा L1 इक्वल टू I2 R2 प्लस जे ओमेगा L2। यहाँ से I2 कॉमन लेंगे, तो I2 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा इसमें R4 अपॉन R3 प्लस 1 जे ओमेगा M प्लस R4 R3 R1 प्लस जे ओमेगा L1 इक्वल टू I2 R2 प्लस जे ओमेगा L2। I2 से I2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बचेगी। अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करने पे आएगा इसमें, तो इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ में जे आ रहा है वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और जिसके साथ में जे नहीं आ रहा वो रियल पार्ट हो जाएगा। तो रियल पार्ट जे किस में नहीं आ रहा, इसमें और इसमें। तो ये हो गया R1 R4 अपॉन R3 इक्वल टू R2। ये इक्वेशन आ गई। यहाँ से R1 की वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी, R1 इक्वल टू R2 R3 अपॉन R4। तो ये इसकी वैल्यू हो गई। अब इसमें देखते हैं इमेजिनरी पार्ट को जब सेपरेट करेंगे, तो इमेजिनरी पार्ट को जब सेपरेट करते हैं तो जिसके साथ में ये जे आ रहा है वो सब इमेजिनरी पार्ट है। इसको कॉमन ले लेंगे, इन सब में ओमेगा आ रहा है तीनों में, तो ओमेगा हटा देंगे। तो ये यहाँ आएगा अपने R4 अपॉन R3 प्लस 1 इंटू M प्लस यहाँ से मिलेगा L1 R4 अपॉन R3 और यहाँ से मिलेगा L2। इसमें से इसको इक्वल के इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये हो गया R4 R3 प्लस 1 इंटू M इक्वल टू L2 माइनस L1 R4 अपॉन R3। तो यहाँ से जो M की वैल्यू है वो आ जाएगी, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे R3, तो ये हो जाएगा L2 R3 माइनस L1 R4 तो अपॉन R3। तो ये वैल्यू यहाँ लिख देंगे, और ये जब इसमें से एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो ये आएगा R4 प्लस R3 अपॉन R3। ये इसके अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पे R3 से R3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसकी वैल्यू M की वैल्यू जो आ जाएगी वो वैल्यू आएगी M की, ये वैल्यू आ जाएगी M इक्वल टू R3 L2 माइनस R4 L1 अपॉन R3 प्लस R4। यदि R3 इक्वल टू R4 हो तब क्या होगा, यहाँ पे R3 इक्वल टू R4 हो तो R4 की जगह R3 लिख देंगे यहाँ पे, तो ये R3 कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर बचेगा यहाँ पे R3 L2 माइनस L1, और नीचे आ जाएगा R4 की जगह भी R3 लिख देंगे तो ये 2R3 हो जाएगा। R3 से R3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा L2 माइनस L1 अपॉन 2। ये स्पेशल कंडीशन के लिए है, वैसे इसकी इक्वेशन ये याद रखनी है, M इक्वल टू R3 L2 माइनस R4 L1 अपॉन R3 प्लस R4, और इस की वैल्यू R3 अपॉन R4, R3 इक्वल टू R4 इस इक्वेशन में रखेंगे यहाँ पे, तो R4 की जगह R3 रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो R1 इक्वल टू R2 आ जाएगा। ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें सबसे पहले जितने भी ब्रिज पढ़ रहे हैं सब में ये इक्वेशन ज़रूर आती है अपने, R1 इक्वल टू R2 R3 अपॉन R4। अगर ये इक्वेशन आ जाती है तो पहली स्टेप ये है कि जो इक्वेशन लिख रहे हैं वो सही लिखिए।
तो बिल्कुल सिंपल है, हेवी साइड ब्रिज है जो म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर करने के काम आता है सेल्फ इंडक्टेंस के टर्म्स में। और इसका जो सर्किट डायग्राम है वो इसमें दिखाया गया है। इसको याद रखने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखेंगे इसमें, जो मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज पढ़ा था उस मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज में जो ए पॉइंट है उस ए पॉइंट के साथ में ये यहाँ से ये एक वाइंडिंग एम जोड़ते हुए इस पे कनेक्ट कर देनी है। मैक्सवेल इंडक्टेंस ब्रिज सीधा यहाँ से जा रहा था ये पॉइंट, तो इसको क्या किया, यहाँ से हटाया, इस ए पॉइंट जो सीधा यहाँ जुड़ रहा था इसको यहाँ से हटाया और ये वाइंडिंग लेते हुए ऐसे लिया। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन देखनी है, सेम वैसे ही है जैसे पहले करते आए हैं। बैलेंस कंडीशन के अंदर बी डिटेक्टर के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, बी और डी पॉइंट सेम पोटेंशियल पर रहेंगे, तो बी और सी के बीच का वोल्टेज ड्रॉप सी और डी के वोल्टेज ड्रॉप के बीच के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर हो जाएगा। ए और बी ब्रांच में जो करंट फ्लो होगा वही करंट बी और सी में होगा, और ए और डी ब्रांच के अंदर जो करंट फ्लो होगा वही करंट सी और डी के बीच में होगा। तो और ए और बी के बीच का वोल्टेज ड्रॉप ए और डी के वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। तो ये सारी इक्वेशन इस पे लिख देंगे। ये I1 R3 इक्वल टू I2 I4 आ जाएगा पहले इक्वेशन से। यहाँ से आगे के लिए I1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और जो ये से क्योंकि जब इसमें M की इक्वेशन लिखते हैं तो M के अंदर I1 प्लस I2 करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे दोनों करंट की इक्वेशन में दोनों करंट आ गए I1 और I2। तो किसी एक करंट को हटाना है तो इसलिए I1 करंट को हटा देंगे, I1 की जगह क्या लिखेंगे I2 R4 अपॉन R3, और इन इक्वेशन को सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, जब M या L आएगा तो क्या लिखना है, J ओमेगा L या M। और अगर जो अन्य ब्रिज पढ़े थे जैसे शेयरिंग ब्रिज, इनमें कैपेसिटेंस आता है तो उसकी जगह 1 अपॉन J ओमेगा C लिखेंगे। ये पहले के जो ई लेक्चर है उसमें बताया हुआ है कि ये क्यों आता है ऐसा, क्योंकि इसकी यूनिट हेनरी में है और इसको अगर ओम में चेंज करनी है यूनिट तो इसके साथ में J ओमेगा L या M आएगा। तो ये आपको याद रहेगा। अब इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। रियल पार्ट जिसके साथ में J नहीं आ रहा वो रियल पार्ट है, और जिसके साथ में J आ रहा है वो इमेजिनरी पार्ट है। दोनों को सेपरेट करके सोल्व करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो M R1 की वैल्यू आएगी R2 R3 अपॉन R4, और M की वैल्यू आएगी R3 L2 माइनस R4 L1 अपॉन R3 प्लस R4। और एक स्पेशल कंडीशन जो बताई थी, अगर R3 इक्वल टू R4 हो तो M की वैल्यू हो जाएगी L2 माइनस L1 अपॉन 2, और R1 इक्वल टू R2। तो ये था हेवी साइड ब्रिज जो म्यूचुअल इंडक्टेंस मेजर करने के काम में आता है। धन्यवाद।